मैं डॉक्टर फ़हीमा, मारवाड़ी कॉलेज रांची, इंटरमीडिएट ओमेन सेक्शन। हमारी प्यारी बच्चियों आदाब है। आज मैं आप लोगों को गुलिस्तानी अदब में, तारीख़ उर्दू अदब में उर्दू ज़बान का आगाज़ व इर्तिक़ा के मुतालिक बताऊंगी। ठीक है, समझ गई कि किस तरह से उर्दू ज़बान का आगाज़ और इर्तिक़ा हुआ। ठीक है, शुरू किया जाए। उर्दू ज़बान का आगाज़ व इर्तिक़ा बहरहाल इतना तय है कि उर्दू की इब्तदा मुसलमानों की आमद ही के साथ हुई। हिंदुस्तान में मुस्लिम हुकूमतों के क़याम के साथ साथ हिंदू और मुसलमानों में मिलाप और मोहब्बत का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसने ज़ुबान के बनने के अमल में भी मदद दी। नई बोलियों को बाकायदा ज़ुबान बनने में काफ़ी तवील फ़ासला करना पड़ा। मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ये मुख्तलिफ़ नामों से पुकारी गई। इसे हिंदवी, दक्कनी, गुजराती और उर्दू मोहल्ला के नाम से भी पुकारे गए। समझ गई। उर्दू की इब्तदा के बारे में मुख्तलिफ़ नज़रियात पेश किए गए हैं। जैसे अपने अपने लोगों ने, मौरिख़ ने नज़रियात पेश किए। जमील जालबी पाली में इसकी जड़ें तलाश करना चाहते हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने ब्रिज भाषा को इसकी माँ करार दे डाला। हाफिज़ महमूद शिरानी इसे पंजाबी की बेटी करार देते हैं। समझ गई। सैयद सुलेमान नदवी इसकी जाए पैदाइश सिंध को करार देते हैं। सब मैंने एक एक जगह इसको तहक़ीक़ के बाद बता रहे हैं। ठीक है। नसीरुद्दीन हाशमी दक्कन से इसकी इब्तदा बताते हैं। मसूद हुसैन खां दिल्ली के तराफ को इसकी जाए पैदाइश करार देते हैं, और यही नज़रिया ज़्यादा काबिल कबूल है। समझ गई। आर्य जब हिंदुस्तान आए तो अपने साथ एक तरक्की याफ्ता तहज़ीब व तमद्दुन और ज़ुबान लेकर आए। आर्य अपने साथ संस्कृत ज़ुबान ले आए थे। इब्तदा में आर्याओं ने अपनी ज़ुबान को देसी बोलियों से आज़ादाना मेल जोल रवा रखा। ठीक है, लेकिन ये सिलसिला ज़्यादा दिनों तक जारी ना रह सका, क्योंकि आगे चलकर ब्राह्मणों अपनी ज़ुबान के तक़द्दुस और वक़ार बरकरार रखने के लिए एक ऊँचे अदबी मेयार पर इसकी तंजीम शुरू की। ब्राह्मणों ने कि मेरी ज़ुबान कायम रहे, और इसके लिए बड़े सख्त उसूल व ज़वाबित और क़वानीन मुरतब किए। समझ गई। और इसे संस्कृत का नाम दिया गया। आवाम की ज़ुबान को प्राकृत का नाम दिया गया। संस्कृत पंडितों और आला तबका तक महदूद होकर रह गई। आवाम का काम प्राकृतों ही से चलता रहा। समझी बात। आज से 2500 साल पहले इस सूरत हाल में इनकलाब आया। बुद्ध और जैन मज़ाहिब की तबलीग के लिए मुकामी बोलियों का सहारा लिया गया। आवाम ने भी आगे बढ़कर इसका इस्तकबाल किया। जो आम सहल ज़ुबान हो लोगों के लिए, वही ना ज़्यादा उसका लोग खैर मकदम करेंगे। ठीक है। तब इस तरह मुकामी बोलियां संस्कृत से टक्कर लेने लगी। इधर प्राकृत जो आवाम की गोद में पली बढ़ी, रोज़ बरोज़ तरक्की करने लगी। प्राकृत की पहली शक्ल ही को पाली का नाम दिया गया। एक तरफ संस्कृत अदबी हलकों में अपना असर व नफूस कायम कर रही थी, तो दूसरी तरफ जैन और बुद्ध मज़हब के मुबल्लिग का सहारा लेकर अवामी बोलियां तेज़ी के साथ अदबी प्राकृत की शक्ल अख्तियार कर रही थीं। 1600 ईस्वी तक पहुँचते पहुँचते प्राकृतों की अदबी शाखों और अवामी बोलियों में भी एक फ़ासला हो गया था। अब अवाम की ज़ुबानों को भ्रंश गिरी हुई ज़ुबान का नाम दिया गया। 1800 ईस्वी के आसपास ये भ्रंश भी ज़वाल की लपेट में आ गई। वो भ्रंश का ये ज़वाल हिंदुस्तानी ज़ुबानों का आगाज़ साबित हुआ। समझ गई। पंजाबी, गुजराती, उड़िया, मशक़ी हिंदी, बिहारी और मगरबी हिंदी, इन सब के मेल जोल से एक ज़ुबान पैदा हुई जिसे हम खड़ी बोली बोलते हैं। समझ गए। जिस पर उर्दू हिंदी की बुनियाद रखी गई। ये वो ज़माना था जब सूफियाए कराम के काफ़िले शुमाली मगरबी रास्तों से हिंदुस्तान में दाखिल हुए। माने सूफिया कराम ने तबलीग के लिए एक सहल ज़ुबान खोली। समझ गई। जो खड़ी बोली पर कायम थी, उसे ही हम उर्दू कहें, मिली जुली ज़ुबान। समझ गई। हिंदुस्तान की ज़िंदगी में एक इनकलाब रूनुमा हुआ। हिंदुस्तानी ज़ुबान नए अंदाज, नए असरात के साथ बनने लगी। 11वीं सदी ईस्वी शुरू होने से पहले महमूद गज़नवी ने हिंदुस्तान पर हमला का सिलसिला शुरू किया, और 1206 ईस्वी में यहाँ बाकायदा मुस्लिम हुकूमत कायम हो गई।
اورنگزیب عالمگیر تک یہ حکومت پوری شان و شوکت سے قائم رہی۔ اس کے بعد ان کا زوال شروع ہوا اور 1857 کے انقلاب نے مسلم حکومت کا ہندوستان سے خاتمہ کر دیا۔ سمجھ گئیں؟ دہلی اور اس کے اطراف میں اردو کی ابتدا ہوئی اور اس کا ابتدائی خاکہ بھی یہیں تیار ہوا، لیکن اردو زبان کو عزت و وقار اور ادبی حیثیت جس سرزمین سے ملی وہ سرزمین دکن ہے۔ محمد تغلق نے جب اپنا دارالخلافہ دہلی سے دیوگری منتقل کیا تو بہت سے دلی والے وہاں چلے گئے اور بعد میں وہ دوبارہ محمد تغلق کے ساتھ واپس نہیں آئے، اور اس طرح اردو کو دکن میں دلی والے کے ہاتھوں پروان چڑھنے اور پھلنے پھولنے کا موقع ملا۔ قطب شاہی اور عادل شاہی حکمرانوں نے نہ صرف اردو میں شاعری کی بلکہ اس کی سرپرستی بھی فرمائی۔ دکن ہی میں اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر قلی قطب شاہ سے ملتا ہے۔ اسی طرح مثنوی قدم راؤ پدم راؤ، ملا وجی کی سبرس، اردو کی ابتدائی تصانیف ہمیں دکن میں ہی نظر آتی۔ سمجھ گئیں؟ اورنگزیب نے دکن کو فتح کر لیا اور اس کے انتقال کے بعد اردو نے شاہ عالم کے دور میں دلی کے توسط سے دکن سے دہلی کا سفر کیا، اور اس طرح وہ اردو جو محمد بن تغلق کے دور حکومت میں دہلی سے دکن منتقل ہو گئی تھی، وہ عالم کے دور میں پھر دلی آ گئی اور یہاں کے شعراء نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ آبرو شاکر، ناجی، حاتم مغمون، یک رنگ وغیرہ نے ابہام گوئی کا آغاز کیا۔ بعد میں میر، درد اور سودا نے اردو شاعری کو بام عروج تک پہنچایا۔ سمجھ گئے؟ اور یہی دور اردو شاعری کا عہد زرین دور کہلایا، اور یوں اردو میں پہلے شاعری کا اور بہت بعد میں نثر کا آغاز ہوا۔ سمجھ گئے؟ اس طرح سے آج میں نے آپ لوگوں کو اردو زبان کا آغاز و ارتقاء کے متعلق بتایا۔ انشاءاللہ اگلے کلاس میں دوسرے موضوع پر بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔